स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की यूट्यूब चैनल पर संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लास में। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास है क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान के लिए। हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं वो लेसन नंबर 13 है। इस लेसन का नाम है पादप वृद्धि। विद्यार्थियों, अभी तक हमने इस पादप वृद्धि से संबंधित कुल 4 वीडियो के माध्यम से पादप वृद्धि से संबंधित कुछ एक टॉपिक का अध्ययन किया था, जैसे पादप वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि मापन, वृद्धि की प्रावस्थाएं, बल गतिकी और वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वृद्धि से संबंधित विभिन्न टॉपिक का रिवीजन करने के लिए इस विद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए पादप वृद्धि के विभिन्न भागों का अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 4 में देखा था कि पादप की वृद्धि को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रकाश, ताप, जल, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खनिज लवण और पादप हार्मोन होते हैं। इनमें से पादप हार्मोन वह कारक हैं जो पादप में ही संश्लेषित होता है और पादप वृद्धि को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, तापमान, जल और प्रकाश वातावरणीय कारक हैं जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन हार्मोन पादप में ही संश्लेषित होते हैं और पादप वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आज हम इस वीडियो नंबर 5 अर्थात पादप वृद्धि का जो भाग है वो कौन सा हो गया, 5 के अंतर्गत हम पादप वृद्धि नियामक पदार्थ के बारे में बात करेंगे। इसको सिंपल भाषा में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? PGR, जो मूल रूप से क्या है, पादप हार्मोन होते हैं। ये वृद्धि नियामक पदार्थ पादप के किसी एक भाग में संश्लेषित होते हैं और अन्य भाग की ओर स्थानांतरित होकर के वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? वृद्धि नियामक। संश्लेषित कहाँ पर होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इस प्लांट के शीर्ष भाग पर कोई पदार्थ संश्लेषित होता है, उसके बाद में वो स्थानांतरित होकर के दूसरे भाग में जाता है और शाखाओं को, पुष्पकलिकाओं को, पर्णकलिकाओं को, फल के परिवर्तन को, प्लांट की लंबाई में परिवर्तन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मूल रूप से इस पदार्थ को नाम देते हैं वृद्धि नियामक पदार्थ। सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने 1882 में कब बताया था? 1882 में ये बताया था कि ये जो पदार्थ जो कि किसी न किसी प्रारूप से पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। इसके बाद में स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1902 में
ये बताया था कि जो वृद्धि नियामक पदार्थ है वो मूल रूप से हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हार्मोन। इसके बाद में थीमे ने 1948 में उन्हीं हार्मोन को पादप हार्मोन या हम कह सकते हैं कि फाइटो हार्मोन नाम दिया गया था। तो मूल रूप से पादपों में जो वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं वो क्या हैं? फाइटो हार्मोन। किसने शब्द दिया था? ये थीमे ने दिया था। अब बात करते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होगी, डेफिनेशन क्या होती है। तो मूल रूप से पादप भाग में प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाले वे पदार्थ जो एक भाग में संश्लेषित होकर के अन्य भाग में स्थानांतरित होते हैं एवं अत्यंत अल्प मात्रा में प्रयुक्त होकर के वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाते हैं। डेफिनेशन एक बार वापस सुन लीजिए। प्राकृतिक रूप से या फिर पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पादप भाग में एक भाग में प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होकर के पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित होते हैं एवं अत्यंत कम मात्रा में प्रयुक्त होकर के वृद्धि को प्रभावित करते हैं, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहलाते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो पादप वृद्धि नियामक अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त करते हैं। क्यों करना पड़ेगा? कि कुछ एक पदार्थ ऐसे होंगे जो वृद्धि को प्रेरित करेंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो एक वृद्धि प्रेरक पदार्थ क्या करेंगे? ये वृद्धि को प्रेरित करता है, वृद्धि को प्रेरित करना अर्थात इनकी उपस्थिति में वृद्धि होगी। दूसरा होता है वृद्धि निरोधक पदार्थ। क्या करेंगे? वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, वृद्धि को रोकना। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारकों में सबसे पहले ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन और चौथे नंबर का पदार्थ है उसको नाम देते हैं इथाइलिन। तो कुल 4 पदार्थ क्या करते हैं? वृद्धि प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जबकि ABA अथवा एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं वृद्धि निरोधक। हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गति से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। उसमें एक सिद्धांत था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। उस सिद्धांत के अंतर्गत उस सिद्धांत के अनुसार रंध्र तभी बंद होते हैं जब द्वारकोशिका में ABA हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। तो उस समय हमने रंध्र को बंद करने के लिए सहायक पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। वो क्या था? ABA। आज हम उसी ABA को किस रूप में पढ़ रहे हैं? वृद्धि निरोधक हार्मोन के रूप में। तो इस प्रकार से कुल 2 प्रकार के PGR या वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं। अब हम एक एक वृद्धि नियामक हार्मोन
ऑक्सीन, जिबरेलिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन और EBA को हम कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये हार्मोन है क्या, फिर पढ़ेंगे कि इस हार्मोन की खोज कैसे हुई, इस हार्मोन के कार्य की प्रभाव क्या है, उसकी कमी से, उसकी अधिकता से पादप की वृद्धि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वृद्धि का तात्पर्य केवल प्लांट की लंबाई में वृद्धि होना ही नहीं है, बल्कि उसके रंध्रीय गति, उसके वाष्पोत्सर्जन यानी सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं के साथ में कलिकाओं का विकास होना, कलिकाओं का विकसित होना, कलिकाएं खिलना, पुष्प में परागण की क्रिया को प्रेरित करना, फल का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, फल का परिपक्व होना, फल का झड़ना, पर्ण का झड़ना, उस कार्यों तक सभी कार्य वृद्धि नियामक की उपस्थिति में होता है। तो ये कार्य किसी न किसी प्रारूप से पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। जब वृद्धि प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होता है, आर्थिक हानि होती है, यानी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ेगा? मान लेते हैं कोई हार्मोन ऐसा है जो कि फल के परिवर्तन को बढ़ाता है, फलों का आकार बड़ा करता है, शीघ्र परिपक्व होते हैं। तो जब फल अधिक होंगे तो क्या होगा? उत्पादकता अधिक होगी। जैसे यदि हम कुकुरबिटेसी की लिए बात करें, कुकुरबिटेसी में एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो यदि मादा पुष्प अधिक होंगे तब फलों की संख्या अधिक होगी। नर पुष्प कम होंगे तो भी फल के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फल का परिवर्तन हमेशा मादा पुष्प होता है, उससे होता है। तो यदि कुकुरबिटेसी प्लांट पर किसी वृद्धि नियामक या वृद्धि प्रेरक का प्रभाव है तो मादा पुष्प अधिक विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप फलों का परिवर्तन अधिक होता है। तो इससे सीधा सा लाभ ये होता है कि उत्पादकता अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रकार के हार्मोन के लाभ, हानि, उसके कार्य के प्रभाव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ऑक्सिन हार्मोन को। ऑक्सिन जो सबसे पहला खोजा गया पादप हार्मोन है। ऑक्सिन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक शब्द ऑक्सिन से, और इसका तात्पर्य होता है टू ग्रो, अर्थात वृद्धि को बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पादप हार्मोन में सर्वप्रथम खोजा गया फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन है। इसका पृथक्करण सबसे पहले मानव मूत्र से किया गया था। किससे किया गया? मानव मूत्र से। इसके बाद में इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड या अम्ल के समान प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ और मानव निर्मित सभी रासायनिक पदार्थों को ऑक्सिन नाम से जाना गया। तो ये क्या है कि समान सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रसायन क्या कहलाए? ऑक्सिन कहलाए। इसी के आधार पर उनको कृत्रिम और प्राकृतिक ऑक्सिन में परिवर्तित किया गया या विभक्त किया गया। अब इस रसायन की खोज कैसे हुई?
खोज का श्रेय सबसे पहले जो जाता है वो सी डार्विन और एफ डार्विन को जाता है। सबसे पहले खोज किसने की थी? सी डार्विन और एफ डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो कैनेरी घास में किए थे। घास का नाम क्या है? कैनेरी घास पर। फिर क्या किया? इस घास पे किए गए जो जितने भी प्रयोग थे उनको प्रकाशित किया। तो किस पुस्तक में प्रकाशित किया? उस पुस्तक का नाम था द पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट। पुस्तक का नाम क्या था? द पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट के नाम से जाना गया। प्लांट मूवमेंट। कैसे प्रयोग किए थे? इन्होंने परांकुर चोल लिया था। परांकुर चोल। सबसे पहले क्या डिस्कस किया उन्होंने? परांकुर चोल किसको कहते हैं? जैसे ये बीज है, इस बीज से सबसे पहले मूलांकुर से मूलांकुर निकलते हैं और परांकुर से परांकुर चोल को बेचते हुए एक सरल सी संरचना निकलती है जिसको हम नवोद्भिद कहते हैं। तो इस परांकुर चोल को लिया गया और लेने के बाद में जब इसको एक निश्चित दिशा से प्रकाश दिया गया, क्या दिया गया? निश्चित दिशा से प्रकाश। तो कुछ समय के बाद में वो परांकुर चोल उस प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। तो क्या हुआ? ये इसके मुड़ने की जो प्रक्रिया वक्रण कहलाती है। तो क्या हुआ? वक्रण हुआ, मुड़ा उसकी ओर झुका। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या किया कि इन्होंने दूसरे परांकुर चोल से ऊपर के भाग को काट दिया गया। कौन से भाग को काटा? शीर्ष भाग को काटा और उसके बाद में उसको प्रकाश दिया गया। तो उस परांकुर चोल वाले भाग में वक्रण की क्रिया प्रदर्शित नहीं हुई। लेकिन फिर एक अन्य प्रयोग में उस कटे हुए भाग को वापस उस परांकुर चोल पे रख दिया गया और उसके बाद भी फिर क्या किया गया? उसको प्रकाश दिया गया। तो अगेन उस परांकुर चोल में वक्रण की प्रक्रिया देखी गई। वापस देख लीजिए, डार्विन साहब ने क्या किया था? परांकुर चोल को एक तरफ से प्रकाश दिया गया तो वक्रण की क्रिया हुई। जब परांकुर चोल के शीर्ष भाग को काट दिया गया तो वक्रण की क्रिया नहीं हुई। जब कटे हुए भाग को वापस उसी परांकुर चोल पर रख दिया तो क्या हुआ? वक्रण की क्रिया वापस प्रदर्शित हुई। इस प्रयोग द्वारा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पदार्थ पादप भाग के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है और वक्रण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब वो रासायनिक पदार्थ क्या था इसके बारे में और प्रयोग धीरे धीरे होते गए, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक रूप से एक रासायनिक पदार्थ की खोज की जो कि वृद्धि को प्रभावित करता है और शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। इसके बाद में इन्हीं के प्रयोग को जेई के परांकुर चोल के माध्यम से बायोसन और जॉनसन तथा पॉल ने आगे और विकसित किया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इस खोज से संबंधित जॉनसन और बायोसन के प्रयोग। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।